बिहार ईएसआई दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। बिहार इन्फोर्समेंट एसआई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और देखिए, आखिरी बार जो बिहार ईएसआई का जो एग्ज़ाम लिया गया था ये 6 दिसंबर 2020 को लिया गया था। यानी कि बिहार ईएसआई का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। जो लोग भी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिए। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन पेपर था और बहुत ही मस्त पेपर पूछा गया था। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसको कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिहार ईएसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। यानी कि बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, बिहार इन्फोर्समेंट एसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 6 दिसंबर 2020 का। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा। और देखिए, ईमानदारी पूर्वक आप लोग अपना अपना स्कोर भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और श्वेत क्रांति के लिए ये विख्यात हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा बात यहाँ पर दुग्ध की आई है, मिल्क की आई हुई है, तो थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड मिल्क डे जो है, विश्व दुग्ध दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 1 जून के दिन मनाया जाता है। तो आप इसे भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हरित क्रांति के लिए कौन विख्यात है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है ना, और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति जो है, काली क्रांति ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। तो जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा उसे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। फिलर के रूप में काम नहीं आता है। बिहार ईएसआई दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग कवर कर रहे हैं। बिहार इन्फोर्समेंट एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए बताइए कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। तो देखिए, धुलाई वाले जो साबुन है ना, उनमें फिलर के रूप में काम आने वाले जो होते हैं उनमें से देखिए ये सोडियम सिलिकेट है। एक और नाम याद रखिएगा, सोडियम रोजिनेट। ठीक है ना, सोडियम रोजिनेट, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, ये सभी फिलर के रूप में काम आते हैं। यहाँ पर पूछा गया फिलर के रूप में काम नहीं आता है, तो ये ग्लिसरॉल हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है। देखिए प्रश्न में नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से आप पढ़िएगा। देखिए कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है, तो देखिए दूषित जल के द्वारा हैजा, पीलिया, टाइफाइड, ये सब संचारित होते हैं। दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है निमोनिया, ये हवा के माध्यम से संचरण होता है इसका, और ये फेफड़ा को प्रभावित करता है निमोनिया। ठीक है ना, तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 35 गुना 6 और 15 इधर बटा में चल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 3 दूना 6 और 3 पचे 15, फिर 5 से काट दीजिए, 5 से 35, ऊपर बच गया 7 और 2, तो 7 दूना 14 दिन। ठीक है ना, देखिए मैथ के प्रश्नों का मैं आपको आंसर बता दूंगा, आप स्वयं से हल करिएगा। ठीक है ना,
चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। अब देखिए आप फटाक से यहाँ पर राइजोबियम पर टिक कर दीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिए। ये देखिए विनाइट्रीकरण एक अलग प्रक्रिया है। विनाइट्रीकरण होता क्या है, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा नाइट्रीकरण इसका विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक है ना। ये विपरीत प्रतिक्रिया है, विपरीत क्रिया है ये किसका, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रीकरण का, इसलिए यहाँ पर देखिए विनाइट्रीकरण लगा हुआ। और विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है सूडोमोनस। कौन, सूडोमोनस और माइक्रोकोकस। एक और नाम याद रखिएगा, माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस और सूडोमोनस जो है ये विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। और अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रीकरण, ठीक है ना, उसमें राइजोबियम भाग लेता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये प्रत्येक वर्ष 21 जून के दिन मनाया जाता है। अच्छा यहाँ पर देखिए 11 मई के दिन क्या मनाया जाता है, तो ध्यान रखिए कि 11 मई के दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई के दिन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं, तो देखिए इनमें से सभी कारण हो जाएंगे जनसंख्या वृद्धि, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। तो यहाँ पर ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि शुष्क बर्फ क्या है, ड्राई आइस क्या है, तो फ्रेंड्स यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, बेशक हल्का प्रश्न है जो है बट बार बार जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दीपक पुनिया का संबंध जो है किस खेल से है, दीपक पुनिया का, तो दीपक पुनिया का संबंध जो है किस खेल से है फ्रेंड्स, तो ये कुश्ती से, रेसलिंग से संबंधित है दीपक पुनिया, ठीक है। उस समय ये चर्चा में रहे होंगे, इसलिए इनका नाम एग्जाम में पूछा गया था। चलिए उसके बाद देखिए पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। भूपेन हजारिका जी अब भारत रत्न प्राप्तकर्ता हो चुके हैं, इनको भारत रत्न दिया जा चुका है। और आपको याद होगा कि 2019 में प्रणब मुखर्जी जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका जी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और देखिए ये असम के हैं और असम में इनको सुधा कंठ के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुधा कंठ के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को। और इनका संबंध गायन से है, ये गायक हैं भूपेन हजारिका, गायक थे, इनका निधन हो चुका है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए जब पानी जमता है बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स जब पानी जमता है यानी कि बर्फ में बदलता है तब इसका आयतन बढ़ता है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अच्छा आपको याद होगा कि डेंसिटी यानी कि डेंसिटी घनत्व बराबर क्या होता है, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि जब पानी जमता है तब इसका आयतन यानी कि इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका घनत्व क्या होगा, घनत्व इसका घटेगा। देख रहे हैं आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है डेंसिटी और वॉल्यूम यहाँ पर एक दूसरे के, यानी कि वॉल्यूम यानी कि आयतन अगर इसका बढ़ेगा तो इसका डेंसिटी घनत्व क्या होगा, घटेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जब पानी जमता है तो इसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो जब आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। और आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और पानी का आयतन जो होता है न्यूनतम होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, यानी कि WHO की बात की जा रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, ये एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। 7 अप्रैल को इसीलिए प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र हैं। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र जो है ये हिमालय है और कच्छ का क्षेत्र है, जो गुजरात है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोकसभा का अध्यक्ष को कौन चुन सकता है। देखिए लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ना, ये जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। और ये लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, ये सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है,
ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इसको मत देने का अधिकार नहीं है, बट जब वोट टाई होता है तो इसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। लोकसभा का सदस्यगण यहाँ पर जो है इसको चुन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का स्पीकर है, ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया? अब ये काफ़ी पुराना करंट का क्वेश्चन है, उस समय करंट का क्वेश्चन था इसीलिए पूछा गया। आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका कि आप नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और देखिए 2024 में जो है ये 4 लोगों को दिया गया है। अब 2024 वाला जो रिसेंट दिया जाएगा ना, वो आप पढ़ करके जाइएगा। हो सकता है जब आपका एग्जाम हो तो 2025 वाला भी दिया जा चुका हो, ठीक है ना। तो देखिए अभी रिसेंटली जो है 2024 में ये दिया गया है 4 लोगों को। किनको किनको दिया गया है? तो डी गुकेश को दिया गया। डी गुकेश शतरंज से संबंधित हैं। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है जो कि हॉकी से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए मनु भाकर को दिया गया है जो शूटिंग से संबंधित हैं। और प्रवीण कुमार को दिया गया है जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। तो ये 4 नाम आप जरूर ही ध्यान रखिएगा। तो रिसेंट वाला अब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मैथ का क्वेश्चन है 16 नंबर, और इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ 4150 और 2490, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सुआ जो है निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? और देखिए इसलिए पूछा गया है कि सुआ जो है ये फिजी की राजधानी है। और उस समय जो है फिजी में जो है 12वां, याद रखिएगा उस समय फिजी में क्या हुआ था? फिजी में उस समय 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसीलिए ये प्रश्न पूछ लिया गया था। बट अभी भी इम्पोर्टेंट है, सुआ जो है ये फिजी की राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? नौकरशाही की कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है? तो नौकरशाही में आप स्वैच्छिक सदस्यता इसकी विशेषता नहीं होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन जो है, निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? पंचायती राज व्यवस्था का अंग। और यहाँ से देखिए सही आंसर आपको चुन करके बताना है। चलिए पूरा ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा इसमें से पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं। अब देखिए यहाँ पर ABCD दिया गया है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 3 करके दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 से स्टार्ट किया गया है, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, और यहाँ पर भी आप 4 लिख दीजिए। अब हो गया ना। चलिए तो इसमें से देखिए ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है और जिला परिषद है, यानी कि 2 3 और 4 यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि देखिए 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? देख सकते हैं ये करंट का क्वेश्चन है, गोवा में किया गया था। और इस बार भी 55वां जो हुआ है इसका भी आयोजन गोवा में ही हुआ था। देखिए के सिवन किसके अध्यक्ष थे? तो के सिवन उस समय इसरो के अध्यक्ष थे, बट अब इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना आपको, इसरो के 11वें अध्यक्ष जो बने हैं ये वी नारायणन बने हैं। कौन बने हैं? वी नारायणन बने हैं, वी नारायणन, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देख सकते हैं एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां हैं। तो देखिए कावेरी की सहायक हेमावती सही दिया गया है, गोदावरी की सहायक मूसी ये गलत दिया गया है। मूसी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी, इसलिए ये वाला गलत दिया गया, बाकी ये सही दिया गया है सभी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सी कंप्यूटर जनरेशन यानी कि कंप्यूटर पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहला जो था ना वो आपका वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, दूसरा जो था ट्रांजिस्टर पर आधारित था, तीसरा जो था इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित था, चौथा जो था माइक्रो प्रोसेसर के आधुनिक तकनीक पर आधारित था, और पांचवा जो है ये आपका पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए 24 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 1300 हो जाएगा। देखिए थायमिन है, थायमिन किस विटामिन का नाम है? तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा, थायमिन जो है ये विटामिन B1 का नाम है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और इसका नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। विटामिन B2 का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, बताइए? राइबोफ्लेविन है इसका नाम। और विटामिन B6 का नाम जो है इसका नाम बायोटीन है, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि लावेर कप संबंधित है। लावेर कप, अच्छा कुछ और भी इंपॉर्टेंट कप मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए पहले जान लीजिए लावेर कप किससे संबंधित है। तो लावेर कप जो है फ्रेंड्स ये टेनिस से संबंधित है। अच्छा टेनिस से ही डेविस कप भी संबंधित है, ठीक है ना। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। अच्छा एक थॉमस कप है, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप और उबेर कप दोनों याद रखिएगा। थॉमस कप और उबेर कप ये बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, इनको मिक्स मत करिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय जो हत्याएं हुई थी, जो आगजनी किया गया था, जहां पर लूटपाट हुई थी, उसके लिए जनसंहार का यूज किया है, ठीक है। भारत के द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो आपको याद होगा कि भारत के द्वारा जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है ये परम 8000 है, परम 8000 है। तो यहाँ पर देखिए परम दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, चलिए बताइए। तो देखिए प्रस्तावना में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा शब्द दिया गया है। तो यहाँ पर बंधुता है, संप्रभुता है, समाजवाद है। बाकी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया है वो भी आपको याद होगा। यहाँ पर संघवाद नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये जो प्रस्तावना है ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया से, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना पूछेगा तो यूएसए। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद देखिए ए सेंचुरी इज नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो देखिए ए सेंचुरी इज नॉट एनफ जो है ये आत्मकथा है किसकी, तो सौरव गांगुली की। अच्छा सचिन तेंदुलकर का आपको याद होगा प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की है। वीवीएस लक्ष्मण का याद होगा 281 एंड बियॉन्ड्स, 281 एंड बियॉन्ड्स, ये आपको अच्छे तरीके से याद होगा, ये वीवीएस लक्ष्मण का है, ठीक है ना। और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली का है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दूर करिएगा। देखिए भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है ये आईएनएस चक्र है। और भारत की प्रथम इंडिजीनियस यानी कि भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी पूछेगा तब आईएनएस अरिहंत होगा। प्रथम स्वदेशी पूछेगा तब अरिहंत होगा। और इस तरह से प्रथम परमाणु पनडुब्बी पूछेगा तो ये आईएनएस चक्र ही होगा, ठीक है। चलिए देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी कब। देखिए सांप्रदायिक पंचाट को कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी तो प्रश्न बनता है कि कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। और रैमजे मैकडोनाल्ड जो था ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही था। और जब ये सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था तो पूछा गया कि कब किया गया था, तो 16 अगस्त 1932 को। तो आप डेट भी याद रख सकते हैं 16 अगस्त 1932 को, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको। चलिए उसके बाद देखिए मुक्त पतन का उदाहरण है, मुक्त पतन का उदाहरण है इसमें से बताइए। तो देखिए मुक्त पतन का जो उदाहरण है ना, यहाँ पर आप देख सकते एक समान त्वरण वाली गति का, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यों में, यानी कि जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा 6 राज्यों में। चलिए अपने राज्य से ही स्टार्ट करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार दे रखा है, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है। सामान्य ताप पतन दर, देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो चूंकि क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य पतन दर का औसत जो है ये 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ऊंचाई बढ़ने पर क्षोभ मंडल में तापमान घटता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है। देखिए इजराइल की मुद्रा यहाँ पर पूछा गया है, तो इजराइल की करेंसी जो है ये न्यू शेकल है, न्यू शेकल, यहाँ पर शेकल दिया गया है तो काम चल जाएगा। और संसद का नाम क्या है, तो नेसेट है। इजराइल की संसद का भी नाम याद रखिएगा नेसेट है, ठीक है।
और मुद्रा न्यू शेकल है। चलिए निम्नलिखित में से देखिएगा कि कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है उस समय का, और उस समय ये शेख हसीना को दिया गया था, ठीक है ना। जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थी ये, ठीक है ना, ये अब नहीं है, तो शेख हसीना को दिया गया। आगरा शहर का संस्थापक पूछा गया है कि कौन था, तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी है, ठीक है ना, सिकंदर लोदी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया हो सकता है कि इटाईपू बांध जो है दुनिया का सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर है। देखिए इटाईपू बांध जो है ना ये आपका पराना नदी पर है, और कहाँ पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर है, ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर। यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर है, ठीक है ना, पराग्वे की सीमा पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है ये स्वास्थ्य से है, टीकाकरण से है, वैक्सीनेशन से है। क्लियर। महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए ऑपरेशन महिला सुरक्षा, मैं 3-4 ऑपरेशन का नाम बता रहा हूँ जो आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है। सबसे पहले ऑपरेशन महिला सुरक्षा, याद रखिएगा, रिसेंटली है महिला सुरक्षा, ऑपरेशन महिला सुरक्षा, ऑपरेशन मातृशक्ति, ऑपरेशन आहट और मेरी सहेली। तो यहाँ पर देखिए मेरी सहेली है, ठीक है ना। और मैंने अब बताया था ऑपरेशन महिला सुरक्षा, ऑपरेशन मातृशक्ति और ऑपरेशन आहट का भी नाम ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। ये आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पूछा गया है, किसको दिया गया। अब आपको 2020 वाला थोड़ी पूछेगा, अब आपको 2025 वाला ध्यान रखना है। देखिए 2025 में जो है सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है अनोरा को। किसको? अनोरा को दिया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है शॉन बेकर को दिया गया है। किसको? शॉन बेकर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है। यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड माइकी मैडिसन को दिया गया है। माइकी मैडिसन को दिया गया है। तो ये 4 कम से कम याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर निर्देशक शॉन बेकर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मैडिसन को। चलिए D2O का अधिकतम उपयोग होता है, D2O यानी कि भारी जल, आपको याद होगा, और इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में होता है, परमाणु भट्ठी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। परमाणु भट्ठी में इसका न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बुशबर्ड घास स्थल पाया जाता है। अब थोड़ा सा सुधार लीजिए, इस तरह से ज़्यादा सुरक्षित रहेगा लिखना, क्योंकि आपका नंबर कटने का चांस है। बुश बेल्ट, ठीक है ना। तो आपको पता है वेल्ड कहाँ पर है, तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है वेल्ड? दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। अच्छा, अर्जेंटीना में क्या है? अर्जेंटीना में पंपास है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, डाउन्स पूछेगा, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, याद रहेगा आपको। अच्छा, पटाना एक पूछा जाता है, पटाना कहाँ पर है? तो श्रीलंका में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक आजकल पूछा जा रहा है पुस्तराज घास का मैदान कहाँ पर? पुस्तराज, तो पुस्तराज हंगरी में है। कहाँ पर है? हंगरी में है। सब याद रखना आपको। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठक होते हैं जो है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठक जो हैं ये जैव और अजैव होते हैं, यानी कि जीव और अजीव यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखिए मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था। देखिए मेंडल ने जो है, मेंडल को पहले जान लीजिए, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और देखिए इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, और मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया था उन्होंने 7 लक्षणों का चयन किया था। इन 7 लक्षणों में कौन सा नहीं है? तो फूल की आकृति यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया है, उस समय का करंट का क्वेश्चन है। इंश्योर को लॉन्च किया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं है, बट हो सकता है कहीं प्रश्न पूछ लिया जाए। देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAF वेटरनर पिन अवार्ड जीता? तो देखिए उस समय PT उषा ने ये अवार्ड जीता था, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? देखिए प्राकृतिक पारितंत्र होते हैं झील, वन, तालाब, ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं। और फसल का खेत जो है ना, फसल का खेत जैसे धान का खेत हो गया, ये आपका कृत्रिम पारितंत्र का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है?
तो वायुसेना दिवस जो है ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर के दिन। 15 जनवरी के दिन थल सेना दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर के दिन नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे मनाया जाता है। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी एलसीआर परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है। तो इसमें से सही ये है, ये वाला है, ये वाला सही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा गया कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अच्छा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और प्रचुर मात्रा में ये गुजरात में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसमें कपास की खेती होती है काली मिट्टी में। ठीक है ना। वायुदाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो वायुदाब मापा जाता है बैरोमीटर से, एनेमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। ठीक है। अच्छा, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। ठीक है। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है इसमें से। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो ये गैंगेटिक डॉल्फिन है। और इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, ये प्रश्न बन सकता है। तो याद रखना 5 अक्टूबर 2009 को। और इसी दिन 5 अक्टूबर के दिन जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कोई नहीं बताएगा आपको। सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। तो आपको याद होगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले जी ने किया था। और ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है गुलामगिरी। पूछा जाता है कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, तो याद रखना गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे कि भारत में पैन नंबर कोड कुल कितने अक्षरों और संख्याओं का बना होता है। तो पैन जो होता है ये 10 अक्षर का होता है, मतलब 10 अक्षर और संख्या का। जीएसटी 15 अंकों का होता है। जीएसटी 15 अंकों का जीएसटी 15 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आधार 12 नंबर का होता है। ठीक है। चलिए, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ई मित्र जो है इसी के माध्यम से। अच्छा, ये परिपथ दे रखा है और पूछा गया है कि इसमें कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रतिरोध दिया गया, एक मतलब इसको R1 कह लीजिए, इसको R2 कह लीजिए, इसको R3 कह लीजिए। ठीक है। अब क्या करिए, R1 और R3 को आप पैरेलल में मतलब सीरीज़ में रख दीजिए, तो ये 20 ओम हो जाएगा। सीरीज़ में हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है ना। और इसको एक पैरेलल में रख लीजिए, तो ये 10 है, तो 1/20 अब हम लोग पैरेलल में कर रहे हैं, और 1/10 तो ये कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा ना। एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, 1 और 2 3/20, और इसको उलट दीजिए अब तो 20/3 हो जाएगा। 20/3 ओम देखिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन डी में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए निम्नलिखित में से पूछा गया कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है। तो प्रशांत महासागर के ज्वाला वृत्त के अंतर्गत यहाँ पर कौन सा आएगा। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ये आपका फ्यूजियामा आएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमित है। तो अपाचे हेलीकॉप्टर जो है भारत कहाँ से ले आता है, इंपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये करता है अमेरिका से। ठीक है ना, अमेरिका का है अपाचे। अच्छा, राफेल कहाँ का है, राफेल जो फाइटर जेट है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ था, उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ था विजया और देना बैंक का। चलिए उसके बाद पूछा गया कि अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी। देखिए 16 महाजनपदों से प्रश्न बनता है। ठीक है ना। और 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है किससे, जो आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, उसी से। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध था। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी हुआ करती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर जो है 45 रुपया है। सेबेस्टियन बेटल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए सेबेस्टियन बेटल जो है ये फार्मूला 1 रेसिंग के खिलाड़ी हैं, और ये किस देश के हैं, तो ये जर्मनी के हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया है। गीतांजलि है, जनगण मन है, क्राइसिस इन सिविलाइजेशन है, देवदास नहीं है। देवदास जो है ये किसका है, देवदास और चरित्रहीन, याद रखिएगा। देवदास और चरित्रहीन ये रचना जो है किसकी है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है ना ये पुनर्भरणीय ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, पुनर्भरण यानी कि फिर से इसका भरण किया जा सकता है।
ठीक है फ्रेंड्स। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह जो था किस स्थान पर था? तो ये 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। भली भांति आपको याद होगा, ठीक है। बाकी डिटेल आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़नी चाहिए। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, जो सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, ठीक है, अभी यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो लोएस्ट चट्टान जो है ना, ये परतदार चट्टान का उदाहरण है, परतदार, ठीक है। अच्छा, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स, ये फ्रांस में हुआ था और इसको ओलंप दे गूज ने तैयार किया था 1791 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ध्यान रखना आपको। देखिए, 2019 विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो दरअसल उस समय जीता था पीवी सिंधु ने, इसलिए ये पूछ लिया गया था। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये चीन की खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। इनका नाम क्या है? तो चीन की खिलाड़ी हैं, इनका नाम है एन से यंग, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उस समय पीवी सिंधु ने जीता था, इसीलिए पूछा गया। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने किया था? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था हो ची मिन्ह ने, ठीक है फ्रेंड्स। क्षारीय मृदा धातु में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? विद्युत धनी पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये बेरियम है, बेरियम है, ध्यान रखिएगा, ये बेरियम है, ये बेरेलियम है। तो क्षारीय मृदा धातु में बेरियम सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? रामसर साइट। अच्छा, बिहार में अब 3 रामसर साइट हो गया है ना, ध्यान रखिएगा, एक कांवर लेक, नागी और नकटी, तो 3 हो गया। नागी नकटी जमुई में है, कांवर जो है बेगूसराय में है। अच्छा, अभी रिसेंटली देखिएगा, आपका झारखंड का उधवा झील जो है ना, झारखंड का उधवा झील, इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया और ये झारखंड का पहला रामसर स्थल है। तो हो सकता है हमारा पड़ोसी राज्य होने के नाते ये प्रश्न हमारे भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि झारखंड का पहला रामसर स्थल तो उधवा झील है, इससे आप जरूर ही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो रेणुका यहाँ पर सबसे छोटा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो मैंने आपको बताया था कि भारत जो है बांग्लादेश से सबसे लंबा सीमा साझा करता है और सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ करता है। और भारत 7 देशों के साथ जो है अपना लैंड बाउंड्री यानी कि स्थलीय सीमा साझा करता है, ठीक है। अच्छा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जो है ना, ये जल और खनिज के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो जल और खनिज, तो यहाँ देखिए जल के वहन के लिए, बट खनिज भी याद रखना आपको। और फ्लोएम जो है ये खाना जो होता है, भोजन होता है, भोज्य पदार्थ, उसके वहन के लिए फ्लोएम जो है ये उत्तरदायी होता है। अब देखिए यहाँ जौ से क्या होता है? जल होता है और जौ से जाइलम होता है। तो ये आप आसानी से इस तरह से जो है रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, फ्लोएम होता है, फॉस से फ्लोएम होता है और फॉस से फूड होता है, अंग्रेजी में आप आ जाइए। तो देखिए फॉस से फ्लोएम, फॉस से फूड, तो मैं देखिए खाना का परिवहन फ्लोएम करेगा और जल का जाइलम करेगा। इस तरह से रिलेट करिएगा अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो। देखिए, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कब किया था? तो 1856 में किया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। तो ये प्रश्न बनता है। और अवध का जो है स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक ये सादत खान था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसमें से लोथल है, जो कि भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में पड़ता है। ये पतन नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि 7 वर्षीय युद्ध, जिसको कि सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी? सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ये चला था कब? तो ये भी याद रखना आपको, 7 वर्षों तक चला था और इसमें इंग्लैंड जीता था और फ्रांस हार गया था। तो यहाँ पर देखिए फ्रांसीसी हो जाएगा। अच्छा, एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है जिसको कि हम लोग गौरवशाली क्रांति कहते हैं। ये 1688 में हुआ था इंग्लैंड में, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। तो ये भी प्रश्न बनता है। देखिए, निम्न में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? इसमें से देखिए एंटी टैंक मिसाइल आपको देख कर के पता चल रहा है नाग है। बस नाग के अलावा और भी एंटी टैंक मिसाइल है, जैसे कि हेलेना जो है ये भी एंटी टैंक मिसाइल है। और देखिए फ्रेंड्स, अमोघा भी जो है ना, अमोघा, अभी अमोघा 3 आपने पढ़ा होगा, एंटी टैंक मिसाइल है।
तो अमोघा याद रखिएगा, हेलेना याद रखिएगा, नाग याद रखिएगा। ये एंटी टैंक मिसाइल है भारत के। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अच्छा, अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि 5 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कि अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर के कितना हो गई है? 11 हो गई है, 11 हो गई है। 5 भाषा कौन कौन से हैं? ये मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ठीक है ना। तो अब शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गई है, ध्यान रखिएगा। यूआरएल का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो देखिए मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको बोलते हैं, मूल रूप से ये पहले 10 जोड़ा गया था, बट वर्तमान में अब 11 हो गया है। और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इसको संविधान के भाग 4A के 51A के अंतर्गत रखा गया है। और उस समय 10 थे, बट वर्तमान में अब 11 हो गए हैं। चलिए, एक आदमी, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं सीधे आपको आंसर बता दे रहा हूँ, 80 रुपया हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो कबीर की वाणी का संकलन बीजक है, ठीक है। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया था? पहला ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तो ये किया था एमबी हनीफा ने, ठीक है ना, एमबी हनीफा ने, ठीक है। सेंटियागो राजधानी कहाँ की है? सेंटियागो चिली की राजधानी है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। पेरू की राजधानी पूछा जाएगा तो लीमा याद रखिएगा, ठीक है। उरुग्वे की राजधानी पूछेगा तब क्या बताइएगा? उरुग्वे की राजधानी, तो उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है, मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो, ठीक है ना, मोंटेवीडियो ये उरुग्वे की राजधानी है। और पेरू की राजधानी लीमा है। सेंटियागो किसकी राजधानी? चिली की। चलिए, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मारा गया था, 1799 में ये मारा गया था, ठीक है। चलिए, इसको शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना आपको। चलिए, उसके बाद देखिए 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 1902 में जो है पुलिस कमीशन की अध्यक्षता जो है ये पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में किया गया था। तो सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में कब? 1902 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और लॉर्ड कर्जन ने ही सेम 1902 में भी जो है ना, इसने, आपको याद रखना है कि सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में, सर थॉमस रैले, यहाँ मैं लिखता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया था। तो ये भी आप ध्यान रखना है। 1902 में ही विश्वविद्यालय आयोग की अध्यक्षता, विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना लॉर्ड कर्जन ने थॉमस रैले की अध्यक्षता में किया था। और पुलिस कमीशन की अध्यक्षता सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में किया था। चंपा देखिए निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो चंपा जो है ना, ये अंग महाजनपद की राजधानी। तो देख सकते हैं महाजनपद से 2 प्रश्न पूछा गया है। देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वृक्षों के जंगल में काटने से रोकने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर काटने से रोकने के लिए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में जो है इसमें से देखिए किसका नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है कहाँ पर है? तो चेमायुंगडुंग, यहाँ मैं लिखता हूँ चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला में स्थित है। तिब्बत चाइना के कंट्रोल में आता है ना, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है। और देखिए, आपको बखूबी याद होगा कि जो ब्रह्मपुत्र है ना, इसको अरुणाचल में दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है ये किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूची हैं, ध्यान रखना आपको। अरुणाचल प्रदेश की देखिए फुडुंगटो नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना है? फुडुंगटो नदी पर कौन सी जल परियोजना है? याद रखना, फुडुंगटो नदी पर जो है ये आपका कौन सा जल परियोजना है? तो ये आपका बताइए जल्दी से। तो फ्रेंड्स, ये कोपली है। तो कोपली पूछेगा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। किस नदी पर? फुडुंगटो नदी पर। कौन सी संस्था संविधानोत्तर है इसमें से? तो संविधानोत्तर जो है इसमें से कौन सा है? नीति आयोग है, ठीक है ना, क्योंकि लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और जो वित्त आयोग है इसका वर्णन संविधान में है। संविधानोत्तर नीति आयोग है, योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में देखिए रेलवे यानी कि रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी बम्बई से
ठाणे के बीच में। कौन सी जो है गैस हरित गृह प्रभाव गैस है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है बिल्कुल, मीथेन है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, ठीक है ना। उसके बाद जलवाष्प भी है और ओजोन भी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। यहाँ SO2 नहीं है, ठीक है। तो जो जितने भी मैंने आपको बताया है ग्रीन हाउस गैस याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, ओजोन को इस तरह से लिखा जाता है O3, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रेडियो सक्रियता की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आप ईमानदारी से अपना स्कोर भी आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है, ITBP ने पेंगोंग बेस में जो है किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया था, तो इन्होंने सिक्किम में किया था। कहाँ पर? सिक्किम में। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर 100 क्वेश्चन का, ठीक है ना। सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।